हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ क्लासेस विद प्रशांत मोदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 21 से लेकर 25 तक। आईपीसी सेक्शन 21 यानी कि धारा 21 लोक सेवक शब्द को परिभाषित करती है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो लोक सेवक हैं? भारत की तीनों सेनाओं के ऑफिसर्स लोक सेवक हैं। ऐसे व्यक्ति जो न्यायिक निर्णय देने में विधि के द्वारा सशक्त हों, वह व्यक्ति लोक सेवक है। न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी लोक सेवक है। न्यायालय या लोक सेवक की मदद करने वाले जूरी सदस्य, असेसर और पंचायत के सदस्य लोक सेवक हैं। न्यायालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी, जन अधिकारों की रक्षा करने वाले सरकारी अधिकारी, सरकार का प्रत्येक अधिकारी जो संपत्ति एवं दस्तावेज आदि के मामले देखता हो, ग्राम, नगर, जिले की योजनाओं एवं इन ग्राम, नगर और जिलों की देखरेख करने वाला प्रत्येक अधिकारी, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े वैध रूप से व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो सरकारी सेवा के बदले वेतन, फीस या कमीशन लेता हो, ऐसा हर व्यक्ति लोक सेवक है। केंद्र, प्रांत, राज्य या स्थानीय प्रशासन के अधीन निगम, कंपनी जो सरकारी हों, उनकी सेवा करने वाले या वेतन में लगे हुए व्यक्ति लोक सेवक हैं। यहां हम आपको दो स्पष्टीकरण और देते हैं। पहला ये कि हमने आपको जो भी लोक सेवक शब्द के अंतर्गत व्यक्तियों का वर्णन दिया है, उनमें आने वाला प्रत्येक व्यक्ति लोक सेवक है, चाहे वह सरकार के द्वारा नियुक्त हो या ना हो। दूसरा ये, लोक सेवक शब्द जहां पर भी आए, ऐसा हर व्यक्ति लोक सेवक है, चाहे उसको वह लोक सेवक पद पाने में कोई विधिक त्रुटि क्यों ना हो, कोई विधिक गलती क्यों ना हो गई उस पद को पाने में, उसके बाद भी वह तत्समय लोक सेवक है, उसे लोक सेवक माना गया है। यहां एक संशोधन किया गया है राजस्थान राज्य के द्वारा। उसने विधि के अधीन मान्य या अनुमोदित किसी परीक्षा के संचालन और पर्यवेक्षण में किसी लोक निकाय द्वारा नियोजित या लगाए गए प्रत्येक व्यक्ति को भी उन्होंने लोक सेवक माना है। यहां स्पष्टीकरण है कि केंद्र या राज्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन या भारत के संविधान के उपबंधों के अधीन स्थापित या राज्य शासन द्वारा गठित कोई विश्वविद्यालय या शिक्षा मंडल या अन्य निकाय लोक निकाय में आते हैं। मतलब इन निकायों से जुड़ा हुआ व्यक्ति लोक सेवक माना है राजस्थान राज्य ने। दूसरा, स्थानीय प्राधिकरण, जो वहां के लोकल स्थानीय निगम है, प्राधिकरण है, उन्हें भी राजस्थान सरकार ने लोक निकाय माना है और उन लोक निकायों में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने लोक सेवक माना है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 22 धारा 22 की, जंगम संपत्ति। ऐसी संपत्ति जो मूर्त रूप में हो किंतु किसी जमीन से या भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी ना हो, या वह भूमि ना हो, कोई बिल्डिंग ना हो, कोई मकान ना हो। जैसे किसी मकान के अंदर या किसी बिल्डिंग के अंदर रखे हुए सामान जो चलायमान तो नहीं है तो मूर्त रूप में, किंतु वो जंगम संपत्ति है, वो अचल संपत्ति है, लेकिन जो जमीन से जुड़ी हुई नहीं है, उन्हें जंगम संपत्ति माना गया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 23 धारा 23 की। धारा 23
दो शब्दों को परिभाषित करती है, सदोष अभिलाभ और सदोष हानि। सदोष अभिलाभ विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ जो वैध रूप से हकदार व्यक्ति को ना मिलता हो। जैसे ए बी के घर के सामने से उसके मालिकाना हक वाला ट्रैक्टर रात में चोरी कर लेता है। चोरी करना वहां विधि विरुद्ध हो गया। अब वह विधि विरुद्ध साधन है और उस साधन से वह रात में कोई अन्य कार्य करके लाभ प्राप्त कर लेता है और सुबह होने के पहले वह उस ट्रैक्टर को ले जाकर के बी के घर के सामने खड़ा कर देता है। अब इस स्थिति में उस साधन से लाभ प्राप्त करने का हकदार कौन था? बी, लेकिन उसे वह लाभ नहीं मिला। सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। जैसे कि एक ए नाम का व्यक्ति अपने ट्रैक्टर को बी नाम के व्यक्ति को देता है कि इस ट्रैक्टर को तुम मेरे घर से मेरे खेत पर ले जाओ और वहां ले जाकर रख दो। लेकिन जो ट्रैक्टर है वो या तो अनरजिस्टर्ड है या उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है, तो दोनों स्थिति में वह विधि विरुद्ध हो गया कि उस गाड़ी को, उस ट्रैक्टर को चलाया नहीं जा सकता। यदि उसको चलाया तो वह विधि विरुद्ध है। उस स्थिति में बी नाम का ड्राइवर उस ट्रैक्टर को ए नाम के व्यक्ति के घर से ले जा रहा था और रास्ते में उससे एक दुर्घटना कारित हो गई। किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो गई, वह उसमें घायल हो गया, कोई राहगीर। उस स्थिति में बी नाम के व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन उस दुर्घटना में असली अपराधी कौन था? वैध रूप से, विधिक रूप से कौन था हानि उठाने वाले व्यक्ति? ए, क्योंकि वह उसी का ट्रैक्टर था और उसी ने बी नाम के व्यक्ति को आदेश दिया था कि वह उस ट्रैक्टर को उसके घर से ले जाकर के खेत पर रख दे। तो यहां असल हानि उठाने वाला व्यक्ति, विधिक रूप से, वैध रूप से हानि उठाने वाला व्यक्ति कौन है? ए। अब हम बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 24 की, धारा 24 की। धारा 24 कहती है बेईमानी से जो कोई व्यक्ति इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ प्राप्त हो और अन्य व्यक्तियों को सदोष हानि हो, तब यह कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य बेईमानी से करता है। कई उदाहरणों में, कई बातों में बेईमानी होती है, लेकिन हम आपको यहां एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक ए नाम का घोड़ा है और बी नाम का व्यक्ति उस घोड़े का घुड़सवार है और सी नाम का व्यक्ति जो है वो उस घोड़े का मालिक है। यहां पर वह घुड़सवार आयोजक से कहता है कि मेरा घोड़ा पिछले 5 वर्षों से जीतता हुआ आया है और आपके यहां इनाम की राशि 10 लाख रुपए है। यदि आप मुझे या मेरे मालिक को 12 लाख रुपए देते हो तो मैं यह रेस जीतने की बजाय हार जाऊंगा। उससे यह लाभ होगा कि मेरे मालिक को 10 लाख रुपए की जगह 12 लाख रुपए प्राप्त होंगे और बहुत सारे लोगों ने मेरे घोड़े पर ही जीत का दाव लगाया है क्योंकि मेरा घोड़ा पिछले 5 वर्षों से जीतता हुआ आया है। यदि आप मुझे या मेरे मालिक को 12 लाख रुपए देते हैं तो मैं यह रेस हार जाऊंगा। तो यहां पर वह घुड़सवार अपने मालिक को अधिक लाभ दिला रहा है, किंतु वह बेईमानी कर रहा है। उसका घोड़ा या उसके घोड़े के जीतने की संभावनाएं सबसे अधिक हैं क्योंकि उसका घोड़ा पिछले 5 वर्षों से जीता हुआ आया है और वह बेईमानी से अपने घोड़े को हारने की बात कर रहा है या ऐसा करार करने का प्रयास कर रहा है। तब यह कहा जाएगा
कि वह ऐसा कार्य बेईमानी से कर रहा है। अब हम बात करते हैं आईपीसी सेक्शन 25 की, कपट पूर्वक। कोई व्यक्ति किसी बात को कपट के आशय से करता है तो यह कहा जाता है कि वह कपट पूर्वक उस बात को कर रहा है, या उस व्यक्ति का आशय कपट करने का नहीं है किंतु वह जो बात कर रहा है उससे ऐसा झलकता है कि वह कपट करने वाला है, तब यह कहा जाता है कि वह कपट पूर्वक बात नहीं कर रहा है। जैसे कि एक ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति से कहता है कि मुझे कल शहर से बाहर जाना है, क्या तुम अपनी 4 व्हीलर मुझे दे सकते हो, मुझे उसके साथ बाहर जाना है। तो वहां उस व्यक्ति का आशय कपटपूर्वक यह था कि वह चाहता था कि बी नाम का व्यक्ति जो है वो मुझे गाड़ी दे दे और मैं उसकी गाड़ी लेकर भाग जाऊंगा, लौटकर नहीं आऊंगा। तो यहां उसका आशय कपट करने का था, तब यह कहा जाएगा कि वह कपट पूर्वक उस बात को कर रहा है। और यदि उसका आशय यह था कि वह उसकी गाड़ी को सच में लेकर जाना चाहता है और परसों के दिन वापस आकर के या 2 दिन बाद वापस आकर के वह उस गाड़ी को दे देगा, वापस कर देगा, तब यहां कहा जाएगा कि उसने उस बात को कपट पूर्वक नहीं कहा था। मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जुड़े रहिए लॉ क्लासेस विद प्रशांत मोदी से। नमस्कार।